हेलो बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं श्री यतीश अग्रवाल जी। इस पाठ में लेखक ने रक्त का हमारे शरीर में क्या 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 कार्य हैं उसके विषय में बड़े ही विस्तार से बताया है। तो चलो बच्चों, अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। बच्चों, इसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम है दिव्या और दूसरे का अनिल। दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है। वैसे तो इस पाठ के अनुसार बताया गया है कि वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इन दिनों आकर वह अपने आप को कुछ थका थका सा अनुभव करने लगी है। उसे भूख भी कम लगती है और उसका किसी कार्य में भी मन नहीं लगता। और जब अनिल उसे डॉक्टर के पास अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है दिव्या के शरीर के अंदर खून की कमी हो गई है, इसकी जांच करवाते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को बच्चों रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। और जब पास के कमरे में अनिल उसे लेकर गया तो वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? और जब कोई जान पहचान वाला मिलता है तो वो हमें इसी तरह पूछता है ना कि कहो भाई कैसे आए हो। तो डॉक्टर दीदी ने भी ऐसे ही अनिल को कहा कि कहो कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। और डॉक्टर दीदी के पूछने पर अनिल उत्तर देता है कि डॉक्टर ने मुझे आपके पास दिव्या की खून की जांच के लिए भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। बच्चों, स्लाइड आप समझते हो ना, एक इसका कांच का एक चौकोर छोटा टुकड़ा होता है, उसके ऊपर एक छोटी शीशी में पहले उसकी रक्त की यानी खून की बूंदें ली डॉक्टर दीदी ने और फिर स्लाइड पर उसे लगा दिया। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और फिर कहा कि अनिल तुम कल आकर अस्पताल से इसकी रिपोर्ट ले लेना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना बच्चों, दरवाजे को खटखटाना। अगले दिन फिर अनिल गया डॉक्टर दीदी के पास और उसने अस्पताल में पहुंचकर जो डॉक्टर दीदी का कमरा था उसको खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया और भीतर से डॉक्टर दीदी की आवाज़ आई कि आ जाओ। और फिर अनिल ने कमरे में प्रवेश किया, यानी अनिल जो है वो कमरे में चला गया। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी और उस समय जब अनिल डॉक्टर दीदी के पास गया तो डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी बच्चों? एक स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी बच्चों समझते हैं ना, ये विज्ञान के अंदर होता है जो बहुत सूक्ष्म जीवों को हमें बड़ा करके दिखाता है। तो उससे वो स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और दीदी ने इशारे में उसे बैठने के लिए कहा तो वह पास रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली। और जब स्लाइड की जांच कर ली उस पर डॉक्टर दीदी ने क्या किया बच्चों? उसके बाद डॉक्टर दीदी ने अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोए और तौलिए से पोंछे। तो बच्चों, इससे हमें एक चीज़ की ये शिक्षा भी मिलती है कि कोई भी कार्य करने के उपरांत हमें अच्छे से अपने हाथ धोने चाहिए साबुन से और उसके बाद उनको तो धुले हुए तौलिए से अच्छे से पोंछना चाहिए। अनिल, दिव्या को एनीमिया है। अब डॉक्टर दीदी कहती है कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगा। अब कहती है कि चिंता की तो कोई बात नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब बच्चों, आपके मन में भी एक प्रश्न उठा होगा कि एनीमिया होता क्या है।
और उसी तरह अनिल के मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? अब अनिल के मन में भी यही प्रश्न एक उठा कि एनीमिया होता क्या है, और उसने डॉक्टर दीदी से पूछ ही लिया कि एनीमिया का मतलब मीन बच्चों अर्थ क्या होता है। उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अब डॉक्टर दीदी कहती है कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें रक्त के विषय में यानी खून के विषय में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। और डॉक्टर दीदी क्या बोली बच्चों कि अनिल, रक्त जो है, हमारा जो खून है, वो देखने में तो एक लाल तरल पदार्थ की तरह होता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। लेकिन यदि हम इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखते हैं तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति के पिटारे से मतलब क्या है बच्चों कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। अब बच्चों, हमारे सामने एक प्रश्न स्पष्ट हो गया है कि खून के कितने भाग होते हैं? 2। तो डॉक्टर दीदी ने स्पष्ट बता दिया कि मोटे तौर पर यानी कि मुख्य रूप से रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और बच्चों, एक प्रश्न ये बन गया आपका कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो डॉक्टर दीदी ने बताया है कि एक भाग जो तरल है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। बच्चों, कई बार आपने कहते हुए सुना होगा ना डॉक्टर को कि भाई इसकी प्लेट कम हो गई हैं, इसको डेंगू है, कोई बीमार हो जाता है और उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो कई बार जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि इसकी प्लेटलेट कम हो गई हैं, और फिर उसको उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसमें जो एक भाग तो तरल है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और खून का जो दूसरा भाग है उसके अंदर कई तरह के कण होते हैं, जिसमें कुछ लाल हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ बेरंग के कण हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? बिंबाणु या प्लेटलेट। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और ये सभी कण बच्चों क्या करते हैं? प्लाज्मा में जो तरल भाग है खून का, उसमें तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। और फिर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे उस स्लाइड को रखा और फिर अनिल को दिखाया फोकस करके, यानी कि उसके ऊपर, सूक्ष्मदर्शी को बिल्कुल उसके ऊपर करके, स्लाइड के ऊपर करके, और अनिल को दिखाया कि देखो जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये खून के लाल कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल, और जैसे ही अनिल ने स्लाइड देखी तो वह आश्चर्य से उछल पड़ा, यानी उसे बड़ा ही अचंभा हुआ। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, कहते रक्त की एक बूंद के अंदर इतने अधिक कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, इतनी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों, और खून के जो लाल कण थे वो इस तरह से दिखाई दे रहे थे जैसे छोटी छोटी बहुत अधिक बालूशाही रखी हुई हों। हाँ, बालूशाही बच्चे समझते हो ना, खाने की एक मिठाई का नाम है। हाँ दीदी बोली, और तब दीदी कहती, हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, कि जो लाल कण हैं उनकी बनावट जो है वो एक प्रकार की जो हमारे भारत में एक खाने की मिठाई बनाई जाती है बालूशाही, उसकी तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी कि गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच से थोड़े दबे हुए, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती हैं, और खून की जो एक बूंद है उसके अंदर इन लाल रक्त कणों की संख्या बच्चों कितने में होती है? लाखों में। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। बच्चों, एक प्रश्न आपका ये बन गया कि रक्त 1 मिलीलीटर रक्त में कितने कण मिलेंगे हमें? इसमें मिलेंगे बच्चों हमें 40 से 55 लाख। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है, और वही कारण है बच्चों
हम सब के खून का रंग कैसा होता है? लाल। चाहे कोई रंग का काला हो चाहे गोरा, लेकिन अगर उसको खून निकलेगा तो बच्चों उसके रंग खून का रंग कैसा होगा? लाल। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, और ये जो कण हैं लाल रक्त कण, ये दिन रात हमारे शरीर के लिए कार्य करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। यानी कि सांस लेने के लिए हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं बच्चों, उसे भी साफ कौन करता है? ये लाल रक्त कण, और उसे शरीर के हर हिस्से में ये पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। और बच्चों इन लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? 4 महीने। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। और 4 महीने होते होते ये कण जो है वो नष्ट होने लगते हैं, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं होते। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, इस तरह से धीरे धीरे करके ये नष्ट होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। अब अनिल को फिर जिज्ञासा होती है, वो कहता है कि दीदी ये तो फिर जल्दी ही ख़त्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर अनिल ने अपना प्रश्न जो है वो डॉक्टर दीदी से पूछा, और अनिल के इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर दीदी बच्चों क्या कहती है? मुस्कुरा कर कहती है, नहीं ऐसा नहीं होता। कहती है नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। जो कण नष्ट होते हैं ना बच्चों, उसके स्थान पर उसका स्थान नए कण ले लेते हैं। यानी कि पहले वाले नष्ट होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। यानी कि जो कण नष्ट हुए हैं उनका स्थान कौन ले लेता है बच्चों? नए कण। हड्डियों के बीच के भाग में प्लाज्मा हड्डियों के बीच के भाग में बच्चों मज्जा। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। कारखानों को बच्चों फैक्ट्रियां भी बोलते हैं ना। कहते हैं हड्डियों के बीच में बहुत से कारखाने होते हैं। जो हड्डियों के बीच का जो भाग है ना बच्चों मज्जा, उसके बीच क्या होता है? कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यानी उनका कार्य क्या है? रक्त के कणों का निर्माण करना। तो बच्चों रक्त के कणों का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों के बीच मज्जा में। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जिस तरह से फैक्ट्रियों में माल बनता है उनके लिए उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार से इन रक्त के कणों को बनाने के लिए जो मज्जा के बीच जो कारखाने होते हैं, यानी कि जो इन कणों का निर्माण करते हैं, उनके लिए उनको कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है बच्चों? प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन आदि की। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। और ये कच्चा माल शरीर को कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? पौष्टिक भोजन से, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त यानी कि मांस, मच्छी आदि में उपयुक्त मात्रा में होता है। आगे है बच्चों, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह का भोजन ग्रहण नहीं करता तो ये जो कारखाने हैं, यानी कि मज्जा के अंदर जो कारखाने हैं जो कि रक्त कणों का निर्माण करते हैं, इनको सही मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, और उसका यह परिणाम होता है कि रक्त कणों का निर्माण नहीं हो पाता, रक्त में इनकी कमी हो जाती है और खून के अंदर इन कणों की कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। और अब डॉक्टर दीदी ने उसके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया अनिल के, कि इसे एनीमिया कहते हैं। यानी कि खून में लाल रक्त कणों की कमी को बच्चों क्या कहते हैं? एनीमिया। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अब अनिल फिर एक प्रश्न करता है कि क्या संतुलित भोजन लेने मात्र से ही हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। अब डॉक्टर दीदी उसके उत्तर में कहती कि हाँ, यह कहना बहुत अधिक हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है।
कहती यूँ तो एनीमिया के बहुत से कारण हो सकते हैं, यानी कि खून की कमी के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। और दूसरा बड़ा कारण बच्चों क्या बताया? पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये कीड़े कैसे प्रवेश करते हैं? या तो दूषित जल से या खाद्य पदार्थ यानी खाने के पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। और इससे बचने का एक यही ज़रूरी उपाय है कि हम जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, उनको बड़े सफाई से बनाया गया हो। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। भोजन करने से पहले बच्चों आप सभी हाथ धोते होंगे, और यदि कोई इस चीज़ में कोताही बरतता रहा अब तक, तो अब इस बात को अच्छे से समझ लो कि भोजन करने से पूर्व अच्छे से हाथ धो लें और साफ पानी ही पीने के लिए प्रयोग करें। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर दीदी एक बात और बता रही है अनिल को कि अनिल, एक किस्म के कीड़े होते हैं जो जमीन की ऊपरी सतह पर, यानी जमीन का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना बच्चों, उन पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेता है। यानी कि वो जो अंडे जो कि ज़मीन की ऊपरी सतह पर पड़े होते हैं, उनसे जो लार्वे बनते हैं वो क्या करते हैं, वो त्वचा के यानी कि शरीर की त्वचा के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंत में जाकर अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। और इनसे बचने का एक बहुत ही आसान उपाय है कि शौच जाने के लिए हमें शौचालयों का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि यदि हम नंगे पैर घूमेंगे तो ज़मीन की ऊपरी सतह पर जो कीड़े होंगे उनके लार्वे पैर की त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो बच्चों कभी भी नंगे पैर नहीं घूमना। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अब अनिल कहता है कि दीदी आपने तो बहुत ही अच्छी बात बताई है, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु यानी प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? फिर उसने बताया, उसने मतलब फिर दोबारा से प्रश्न किया कि आपने ये बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु यानी बेरंग के जो प्लेटलेट जो बताई थी वो भी होते हैं, उनका हमारे शरीर में क्या काम है? बच्चों पहले बताया था ना कि रक्त के दो भाग हैं, एक तरल और दूसरा जिसके अंदर ये कण होते हैं, ये वाला। तो उसके विषय में अनिल डॉक्टर दीदी से पूछ रहा है। दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। अब दीदी जो है सफ़ेद कणों के विषय में बता रही है अनिल को कि जो सफ़ेद कण हैं वो वास्तव में हमारे शरीर के क्या हैं बच्चों? वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, और जहाँ तक संभव होता है ये हमारे शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश करने ही नहीं देते। यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य कौन करता है बच्चों? सफ़ेद कण। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और फिर डॉक्टर दीदी कहती है कि संक्षेप में तुम ये मान लो कि बहुत अधिक रोगों से सफ़ेद कण जो है वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और बिम्बाणुओं का बच्चों क्या कार्य बताया कि जब कभी हमें चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा ना कि फिर या तो हम उसको वहीं से दबा लेते हैं चोट की जगह को, अगर नहीं भी दबा पाते हैं तो कुछ देर बाद रक्त जो है अपने आप रिसना बंद हो जाता है। तो कहती है कि जो बिम्बाणु है उनका कार्य है चोट लगने पर रक्त को जमाना, यानी रक्त को वहीं पर जमाव का कार्य शुरू कर देते हैं। नहीं तो शरीर का सारा रक्त अगर चोट लग जाए और अगर ये शरीर के अंदर बिम्बाणु की अगर किसी के अंदर कमी है तो बच्चों उसका खून निकल जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो डॉक्टर दीदी बता रही है रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है
जो तरल भाग था बच्चों प्लाज्मा, उसके अंदर क्या होती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। और जो हमारी जो रक्त वाहिका है उसकी जो कटी फटी दीवार है ना, जहाँ पर चोट लगती है, उसको मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है उस पर, और रक्त का जमाव शुरू हो जाता है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, और बिंबाणु क्या करते हैं, इस जाले पर चिपक जाते हैं, और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। और इस तरह से जो दीवार में जो दरार आई थी, हमारी रक्त वाहिका की जो दीवार कट फट गई थी, उसको उस दीवार के अंदर जाकर के ये जो बिंबाणु हैं बच्चों वो चिपक जाते हैं, और उस दीवार की दरार को ये भर देते हैं, और जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। आगे देखिए क्या बताती है डॉक्टर दीदी। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अब अनिल की जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है। वो फिर प्रश्न पूछता है कि अगर घाव गहरा हो तब क्या होगा, तब तो वास्तव में खून बहता ही चला जाएगा। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि बच्चों चोट गहरी होती है तो तुरंत ले जाते हैं ना डॉक्टर के पास, एक्सीडेंट वगैरह का आपने देखा होगा, सुना होगा, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि यदि इस तरह का घाव हो, यानी कि घाव गहरा हो, तो व्यक्ति को तुरंत यानी कि बहुत जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। और आपने कई बार सुना होगा कि उसका बच्चा छत से गिर गया, उसको 5 टाँके आए, इस तरह से। मतलब डॉक्टर दीदी कहती है कि यदि घाव गहरा हो और वैसे उसका उपचार नहीं हो रहा हो तो उसको टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर दीदी कहती है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले उस चोट के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए बच्चों, कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। साफ सुथरा कपड़ा लो और उसको उस जगह को कसकर बांध दो। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, और दबाव जब पड़ता है तो रक्त का बहना स्वतः ही कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, और जो उस व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकता है, उसके प्राण बचा सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। और आगे दीदी समझाते हुए कहती है कि यदि अधिक मात्रा में किसी व्यक्ति का खून निकल गया है तो उसे खून भी चढ़ाना पड़ सकता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अब अनिल को फिर जिज्ञासा होती है कि ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपना खून उस व्यक्ति को दे सकता है जिसको खून की ज़रूरत है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। अब उसके इस उत्तर में फिर दीदी कहती है कि नहीं अनिल, एक सबका खून एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। और फिर बताती है कि विशेष गुणों के आधार पर हमारे रक्त को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 4 भागों में। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के लिए उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, और जिस व्यक्ति में खून की कमी आ गई है उसके रक्त समूह की जांच की जाती है, जिसको बच्चों हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना, कि इसका ए पॉजिटिव है, इसका बी पॉजिटिव, इसका ओ। इस तरह से उस व्यक्ति का रक्त समूह जो है उसकी जाँच की जाती है, और उसी रक्त समूह का रक्त उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अब फिर अनिल को एक जिज्ञासा होती है कि यदि उस समय उस ब्लड ग्रुप का, उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति उसके लिए नहीं मिले तब क्या करें? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अब उसके इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर दीदी देती है कि ऐसी जो विपत्ति की स्थिति होती है, जो इस तरह की इमरजेंसी जो होती है, उसके लिए क्या कर रखा है बच्चों? ब्लड बैंक बनाया हुआ है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। जैसे बच्चों पैसे के लिए बैंक होते हैं ना, उसी तरह हमारे इस रक्त को सुरक्षित रखने के लिए एक ब्लड बैंक बनाया हुआ होता है, जो हर बड़े हॉस्पिटल के अंदर होता है। हर बड़े अस्पताल के अंदर आप लोगों को ब्लड बैंक मिलेगा, जहाँ पर ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। अब डॉक्टर दीदी बताती है कि ऐसी विपत्ति की
स्थिति से निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं और प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है और वहां हर प्रकार के रक्त समूह यानी हर प्रकार के ब्लड ग्रुप का जो है रक्त तैयार रखा हुआ होता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। और इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार बच्चों कैसे सुरक्षित रहेगा कि हम सबको समय समय पर अपने खून का दान करते रहना चाहिए, रक्तदान करते रहना चाहिए। आप कई बार अखबार वगैरह में पढ़ते हैं ना कि फला जगह रक्तदान शिविर लगा और वहाँ पर इतने व्यक्तियों ने अपने रक्त का दान किया, तो उसके विषय में डॉक्टर दीदी बताती हैं। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अब अनिल को फिर जिज्ञासा होती है, वो कहता है कि क्या मैं भी अपना रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। डॉक्टर दीदी कहती है नहीं, अभी से तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अब बच्चों, एक कितना अच्छा प्रश्न सामने आया है कि कितने वर्ष का व्यक्ति कर सकता है रक्तदान? 18 वर्ष से अधिक जिसकी उम्र हो गई है और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। और एक बार में कितना रक्त लिया जाता है किसी व्यक्ति के शरीर से बच्चों? 300 मिलीलीटर। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी और बहुत से लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि अगर हम रक्तदान कर देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। किंतु डॉक्टर दीदी कहती है यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी कि ये विचार बिल्कुल ही गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है और हमारा जो शरीर है उसकी प्रक्रिया इस प्रकार की है कि वह कुछ ही दिनों में इतना रक्त दोबारा से बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। बच्चों, हमारे शरीर में कितना खून होता है? 5 लीटर। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी। अब डॉक्टर दीदी कहती है कि हमारे शरीर में कितना खून बताया बच्चों? 5 लीटर। और कहती है यदि इसमें से कुछ हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए दान कर भी दें तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, यानी इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। दीदी समझाते हुए किसको बता रही है बच्चों? अनिल को। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। और फिर अनिल कहता है कि फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्त का दान करूँगा। अनिल ने ऐसा कहा कि दीदी फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से अपने रक्त का दान करूँगा। शाबाश अनिल। और डॉक्टर दीदी उसे शाबाशी देते हुए कहती कि अरे अनिल शाबाश। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। बच्चों, अंत में पीठ ठोकना ये मुहावरा है, यानी कि शाबाशी देना। और डॉक्टर दीदी उसे शाबाशी देती है कि इसको अनिल को कहती है शाबाश अनिल, और ऐसा कहते हुए उसकी पीठ थपथपाती है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।